बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी। समय भी बहुत हो गया है और आप सब लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, तो औपचारिकताओं पर ना जाकर सबके नाम नहीं लूंगा। हमारे सम्मानित मंच जो मंच पर बैठे हैं और हमारे सम्मानित जो यहाँ पर स्थानीय जो क्षेत्रीय जनमानस है, आप सब और हमारे बीच भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारी मातृ शक्ति है, युवा साथी है और कुछ बड़े बुजुर्ग, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी का धन्यवाद भी देता हूं कि एक नई पहल, एक नई मुहिम जो इस प्रदेश में बहुत पहले चल जानी चाहिए थी, परंतु अब कुछ युवा साथियों ने, कुछ सैनिकों ने, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने अगर इस पहल को शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने अभी तक जो आकलन किया है, हम लोग जो उत्तरकाशी से इस मुहिम को शुरू किए और उसके बाद गढ़वाल मंडल और अब कुमाऊं मंडल में प्रवेश किया है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त समर्थन और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आम जनमानस का मिल रहा है। ये पीड़ा, ये दर्द आज सबके मन में है, सबके दिल में है कि 25 वर्षों से वास्तव में इस उत्तराखंड के भीतर जो कुछ होना चाहिए था, विकास के नाम पर हो या संस्कृति को बचाने को लेकर हो, समाज के उत्थान के लिए हो, उस शिक्षा के स्तर सुधारने को हो या स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हो या अपने युवाओं के उस रोजगार के लिए हो जिस रोजगार पर के नाम पर हमारी माताओं ने, हमारे आंदोलनकारियों ने एक राज्य की मांग कर दी थी, या फिर उन अपने जल जंगल जमीन के लिए हो जिनके अधिकार आज हमारे हाथों से छीने जा रहे हैं, या उन प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार की बात हो जिन प्राकृतिक संसाधनों को आज गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है, बिहार की कंपनियों को दिया जा रहा है, महाराष्ट्र की कंपनियों को दिया जा रहा है, हरियाणा की कंपनियों को दिया जा रहा है। वो प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार या प्राकृतिक संसाधन पर रोजगार का अधिकार हमारे युवा साथियों को या हमारे स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था। या वो लड़ाई हो या फिर परिसंपत्तियों के बंटवारे की लड़ाई हो। हम लोगों ने राज्य ले लिया, परंतु इस राज्य के भीतर आज तक रोजगार नीति नहीं बना पाई, इस राज्य के भीतर महिला नीति नहीं बनी, इस राज्य के भीतर युवा नीति नहीं बनी। ये राज्य ये तय नहीं कर पाया कि 25 वर्षों से इस राज्य के भीतर हम लोग हैं, पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी बड़ी परिसंपत्तियां, जितना उत्तराखंड का बजट है लगभग उसके आधा मैं उस चीज को मानता हूं, अगर वो सारी परिसंपत्तियों पर अधिकार मिल गया तो मैं मानता हूं कि वो आधे बजट की पूर्ति वहीं से हो जाएगी, पर नहीं, सरकारें नहीं चाहेगी, क्योंकि आप सबने अभी कहा, कई वक्ताओं ने कहा और सामने से कुछ श्रोतागणों ने भी कहा कि वो पैसा कहां जा रहा है जो टेंडर से पहले 10% या 15% कमीशन लिए जा रहा है, और काम करने के बाद जो कमीशन लिया जा रहा है या विभाग के नाम पर जो कमीशन लिया जा रहा है और फिर जीएसटी भी दो, कहां जा रहा है? वास्तव में वो पैसा वहां जा रहा है जहां से ये चीजें संचालित हो रही है। लगातार आप समय समय पर देखते होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक कुछ चर्चाएं शुरू हो जाती है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, उत्तराखंड में ये मंत्रालय बदलने वाला है। ये इसलिए तेज की जाती है कि समय पर जब उन्हें अटैचियां नहीं पहुंचाई जाती तब ये चर्चाएं शुरू कर दी जाती हैं, और ये वो अटैचियां हैं जो हमारे खून पसीने की कमाई है, जो हमसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है, जो हमारे पहाड़ों को काटकर, आपने देखा होगा बागेश्वर जनपद के खड़िया खनन वाले क्षेत्रों में क्या हाल कर दिया है। इस धरती पर, इस देश में, इस संविधान के तहत पहला अधिकार जीने का अधिकार है, परंतु तुम तो उन लोगों का जीने का अधिकार भी छीन रहे हैं जिन लोगों का वहां पर आवास है, जिन लोगों के गांव हैं,
उन गांव के नीचे तुम पॉकलैंड मशीनें लगाकर खड़िया खनन कर रहे हो। वो खनिज नहीं है कि तुम मशीनों से उसे खोदो, वो खनिज है। और खनिज का दोहन या खनिज का खनन इस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से तुम कर रहे हैं। उसी खड़िया के माध्यम से कई हजारों युवा साथियों को रोजगार मिल सकता था, पर नहीं मिलेगा। वो खड़िया का हिस्सा विधायक के परिवार को जाएगा, मंत्री के परिवार को जाएगा, मुख्यमंत्री के परिवार को जाएगा। इनके पास ऐसी नीति नहीं है कि हमारे पास लाखों युवा बेरोजगार हैं तो कम से कम छोटे छोटे टुकड़ों में उनके हाथ मजबूत किए जाए, उनके हाथ को रोजगार दिया जाए। इनके पास ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि वो खड़िया का पैसा अटैचियों के माध्यम से दिल्ली पहुंचाना है। आज आप लोग उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के इस चिंतन गोष्ठी में पहुंचे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है, यह राजनीतिक विकल्प नहीं है, पर यह उत्तराखंड 1994 से और 2025 तक हमेशा सामाजिक लड़ाइयां लड़ता आ रहा है। और जब सामाजिक लड़ाइयां मिलकर लड़ी, जब उसे बल मिला, जब उसे समर्थन मिला, तो कई लड़ाइयां जीती भी और कई लड़ाइयां हारी भी। पर यह प्रदेश 25 वर्षों से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, यह हम सबको मानना पड़ेगा। हम लोगों ने जिनके हाथों में सत्ता दी, वो कांग्रेस को दी हो, वो भाजपा को दी हो, आज आप लोग उनके उस स्तर को भी जानते हैं, उनकी उस विनाशकारी सोच को भी जानते हैं जो इस प्रदेश को आगे नहीं ले जा पाए। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मलाई चाटने वाले मंत्री और विधायक कांग्रेस में चले गए। जब भाजपा सत्ता में आई तो मलाई चाटने वाले और भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में चले गए। क्या यही परिपाटी इस प्रदेश के अंदर अगर चलती रहेगी, इस प्रदेश का भला हो सकता है? क्या उन शहीदों के सपने का उत्तराखंड बन सकता है जिन शहीदों ने अपने प्राण निछावर कर दिया और शहीद हो गया इस उत्तराखंड के लिए? यह बड़ा प्रश्न आज हमारे मन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल फ्रंट होने ना होने के बावजूद आप उत्तराखंड का मैप देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि संकल्प नए विकल्प का। भले ही पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है, पर हम युवाओं ने संकल्प लिया है कि हमने इस प्रदेश को बहुत लुटते हुए देख लिया है, बहुत रोते हुए देख लिया है, बहुत विनाश करते हुए देख लिया है, और अब हम संकल्प लेते हैं कि इस प्रदेश को एक विकल्प देंगे। वो विकल्प कल के दिन कोई भी हो सकता है, और वो विकल्प कांग्रेस भाजपा से हटकर होगा, वो विकल्प राष्ट्रीय दलों से हटकर होगा। हम लोगों ने जब इस पर सहमति जताई तो कई चेहरे खिलखिला उठे, जिन लोगों ने पूर्व में भी प्रयास किया था। पूर्व में भी बहुत लोगों ने प्रयास किए कि कुछ अच्छा हो, पर कमी यह रही कि यहां लोग राजनीतिक लड़ाई को तो लड़ना चाहते थे, परंतु वर्चस्व की लड़ाई थी कि मेरा दल आगे हो जाए, मेरा दल आगे हो जाए, मेरा आदमी आगे हो जाए। इन सब भावनाओं को पीछे छोड़ते हुए अगर हम लोगों ने एक मंच साझा किया है और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से वो मंच साझा किया है, तो निश्चित तौर पर अभी जो संघर्ष करने वाले चेहरे मंच पर दिख रहे हैं, इस जिला मुख्यालयों की चिंतन गोष्ठियों के बाद फिर एक बड़ी गोष्ठी होगी जिसमें तमाम जिलों से उन लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने प्रतिभाग किया गोष्ठियों में। फिर मंथन किया जाएगा, क्योंकि हम ये बात पहले ही दिन खुली कर चुके हैं, प्रेस के माध्यम से आउट कर चुके हैं कि इन चिंतन गोष्ठियों के बाद उत्तराखंड के वो तमाम क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल
उनके पास प्रस्ताव लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जाएगा कि आप एक मंच पर आइए और इस उत्तराखंड को नई दशा और नई दिशा की तरफ ले जाइए। यह कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और हम बढ़ाएंगे। अभी कुछ वक्ताओं ने कहा, दीदी भी कह रही थी कि यूकेडी में आ जाओ। हम समझते हैं, आपकी भावना को भी समझते हैं और उस भावना की कद्र भी करते हैं। बड़े भाई साहब कह रहे थे और चौहान जी कह रहे थे हमारे कि ऐसे व्यक्ति को चुनो, अच्छे व्यक्ति को चुनो, वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। लोगों ने चुना है, समय समय पे लोग 60-70% तो अच्छे लोगों को चुनते हैं, पर क्या वो राष्ट्रीय दलों में रहकर अच्छे रह पाते हैं, ये बात समझने की जरूरत है। आप लोगों ने फिर दूसरी बात कही कि जब विधानसभा के अंदर गाली दी गई तो आप बता दीजिए इस अल्मोड़ा जिले के कितने विधायकों ने आवाज उठाई, या इस अल्मोड़ा लोकसभा के कितने विधायकों ने आवाज उठाई। आपने बुटोला जी का नाम लिया, अच्छी बात है, उन्होंने आवाज उठाई, उनका हम सम्मान करते हैं, पर क्या वो आवाज उन्होंने उस दिन उठाई जिस दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा गाली दी गई? क्या उस दिन उन्होंने आवाज उठाई? उन्होंने भी दूसरे दिन आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने बाहर आकर देखा कि जनता ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है, जनता आक्रोशित है। उनकी विधानसभा से फोन पे फोन गए कि आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। फोन पे फोन और विधायकों को भी गए, चाहे चकराता से लेकर पिथौरागढ़ के पहाड़ी मूल के जो विधायक हैं, सबको फोन किए गए जनता के द्वारा कि आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम गाली सुनने के लिए सदन के अंदर बैठे हो। पर वो इसलिए हिम्मत कर पाया कि वो नवनिर्वाचित विधायक था, वो जीतने के बाद उसकी पहला विधानसभा सत्र था, उस पर अभी कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। उन्होंने अपने जनता की बात सुनी और दूसरे दिन उस बात को पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उसका विरोध किया। और विधायकों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि और विधायकों के कार्यकर्ताओं ने भी फोन किए थे, पर और विधायक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अगर और विधायक वहां पर आवाज उठाते तो उनके कार्यकर्ताओं के पेमेंट होना बंद हो जाते, उनके ठेके टेंडर जो चल रहे हैं वो बंद हो जाते। ये इस उत्तराखंड में चल रहा है। इस परिपाटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस परिपाटी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कांग्रेस भाजपा ऐसी नासूर हो गई है कि यदि हमने अच्छे लोगों को भी इनके द्वारा चुनकर भेज दिया तो वहां पर वो उसी प्रकार से हो जाते हैं जिस प्रकार से उनकी परिपाटी है, चाल चलन है। मैं कहना चाहूंगा कि आज वास्तव में अपने स्वाभिमान की ये लड़ाई है, इस उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है। हम इस प्रयास को कर रहे हैं, हमने ये पहल की है। इस प्रयास और इस पहल को यदि उत्तराखंड के जनमानस का समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमें वो लाभ हो ना हो, पर आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को लाभ जरूर होगा। क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, हमारे यहाँ बागवानी बहुत अच्छे तरीके से होती है, पर जो हमारे दादा और पिताजी और उन्होंने जो पेड़ लगाए थे उनके फल वो नहीं खा पाए, और उनके फल हम जरूर खा रहे हैं। हम आज जिन पौधों को लगा रहे हैं, उन पौधों में मेहनत कर रहे हैं, उनके फल हम खा पाए ना खा पाए, पर हम अच्छे नियत और ईमानदारी के साथ उस चीज को करेंगे, उसको मेहनत के साथ करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य, हमारा आने वाले बच्चे उस फल को जरूर खाएंगे। और ये हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। अभी कुछ सुझाव आए, भ्रष्टाचार की बातें आई, तो हम बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ईमानदारी और बिना डरे, बिना झुके कई लड़ाइयां लड़ी है। वो लड़ाइयां चाहे बड़े बड़े परीक्षा माफियाओं के खिलाफ हो या इन सरकारों के खिलाफ हो, इनके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हो, हम लोगों को जो भी मामला इस प्रकार का संज्ञान में आया, हम लोगों ने उसको पूरे ताकत के साथ उठाया, पूरी ईमानदारी के साथ उठाया। उसका वही नतीजा है कि तब जाकर हम यहां आज खड़े हैं। क्योंकि वो भ्रष्टाचार
आप लोगों ने कहा एक कमेटी बननी चाहिए, निश्चित तौर पर बनेगी। अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर पर, इस संगठन पर, इस प्रदेश की भलाई के लिए कोई काम करना चाहता है तो जुड़े और अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला हो, लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, या शिक्षा का मामला हो, या कहीं पर जिस प्रकार से देख रहे हैं हमारे लोगों को हमारे अधिकारों से अलग किया जा रहा है, हमारे जो रोजगार के संसाधन है, साधन है, जहां हमारा अधिकार होना चाहिए, वहां पर बाहर से लाए हुए व्यक्तियों को लगा रहे हैं। तो ये चीजें जहां पर सामने आएंगी, स्थानीय युवा जो जुड़ा होगा वो संगठन को यदि इस बात से अवगत करवाएगा तो निश्चित तौर पर ये संगठन उस पर निर्णय लेगा और उस पर आगे कदम बढ़ाएगा। ये सारी चीजें हैं। भाई भुवन कठेत जी ने कहा, अभी ज्ञापन भी दे रहे थे, रितु खंडूड़ी जी की बात कर रहे थे, सुबोध उनियाल जी की बात कर रहे थे, महेंद्र भट्ट जी की बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन लोगों का रवैया रहा है हाल ही में, तो अगर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो उन लोगों का इस्तीफा भी होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री प्रेस के माध्यम से अपने 3 वर्षों के कार्यकाल को गिना रहे हैं और कल उस पर मुझे लगता है 23 तारीख को परेड ग्राउंड में लाखों करोड़ों का टेंट लगाकर, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर, सरकार का हमारा पैसे खर्च कर कर हमें बताया जाएगा उस मंच के माध्यम से कि हमने 3 सालों में ये किया है। क्या किया है वो यूसीसी को गिनाएंगे। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा ब्लॉक, एकमात्र ऐसा गांव बता दीजिए कि जिन्होंने यूसीसी के लिए ज्ञापन दिया कि हमें यूसीसी चाहिए। किसकी डिमांड थी? अटैची वालों की डिमांड थी। क्या उत्तराखंड वासियों की डिमांड थी? नहीं थी। पर वो करोड़ों रुपए हमारा खर्च करके कल यूसीसी को गिनाएंगे। जनता को समझना पड़ेगा कि यूसीसी कोई किसी की डिमांड नहीं थी, वो यूसीसी थोपा गया है। मुख्यमंत्री कल परेड ग्राउंड के मंच से कहेंगे कि हमने नकल रोधी कानून लाया है, तो हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि नकल रोधी कानून अच्छी बात है। जब युवाओं के सर पर लाठियां पड़ी, जब युवा लहूलुहान हुए, जब युवा 10-10, 12-12 दिन सुद्धोवाला जेल में रहे, जब प्रदेश भर से प्रेशर पड़ा, तब जाकर आपको नकल रोधी कानून लाना पड़ा। और वो भी मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, युवाओं ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत जो 100 गिरफ्तारियां हुई वो नकल रोधी कानून आने से पहले हुई थी। मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे। मैं खुला चैलेंज करता हूं और कई बार करा हूं। मुख्यमंत्री जवाब दें, उनके प्रवक्ता जवाब दें, उनके विधायक, मंत्री, उनके कार्यकर्ता जवाब दें कि नकल रोधी कानून आने के बाद किस नकल माफिया पर उस कानून के तहत कार्रवाई हुई है। एक सिंगल एग्जाम्पल बता दे। ये इस बात को गिनाएंगे जो हुआ ही नहीं। ये जो सारी चीजें हैं ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं। और अगर कोई पहला मुकदमा नकल रोधी कानून के तहत हुआ तो बड़कोट के एक युवा पर, जिसने ये कहा कि मेरे पटवारी के पेपर की सील टूटी हुई है, उस पर किया गया। तो क्या करें ऐसे नकल रोधी कानून का? हमारा करोड़ों रुपए खर्च करके कल परेड ग्राउंड में मंडली सजेगी, मंच सजेगा और मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमने मजबूत और सशक्त भू कानून लाया है। हम मुख्यमंत्री जी से फिर पूछना चाहते हैं कि भू कानून तो उत्तराखंड में पहले से था, आपकी सरकार ने उसे खत्म किया। अगर उस भू कानून को खत्म करने के बाद आप एक झुंझुना पकड़ा रहे हो जिसमें ना तो हरिद्वार शामिल है, ना उधम सिंह नगर शामिल है, क्या ये इस उत्तराखंड के हिस्सा नहीं है? क्यों 11 जनपदों पर आप भू कानून को लाकर लगा रहे हैं? क्या वो 2 जनपद हमारे नहीं है? और अगर हमारे नहीं है तो उसको अलग करिए, और अगर हमारे हैं तो उस पर भू कानून लगाइए। और वो भू कानून इतना कमजोर है, जो छोटी छोटी ग्राम सभाएं आज तक होती थी, जो
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के मानक पूरे भी नहीं करती थी। भूमि बेचने के लिए, इस प्रदेश को भू माफियाओं के हाथ में देने के लिए उन जगहों को भी चिन्हित किया गया और कहा गया कि यह नगर पंचायत क्षेत्र है, यह नगर पालिका क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को नगर निगम में भी समाहित करते हैं, क्योंकि उस भू कानून में है कि यह भू कानून 11 जिलों में लागू होता है और वहां की नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में प्रभावी नहीं होगा। तो क्या करें ऐसे भू कानून का? यह नगर पंचायत का क्षेत्र है जिस भिकिया श्रेणी में हम आज बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो दरवाजे खोल दिए कि यहां बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, कहीं से भी जमीन ले सकता है। यह उस भू कानून में है। और जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ा गया, जहां सबसे अधिक कृषि भूमि हमारे राज्य के पास है, उन जिलों को छोड़ना यह दर्शाता है ये बड़े मात्रा में लूट करवाना चाहते हैं, भू माफियाओं को पनपाना चाहते हैं। वो इसलिए भी छोड़ा गया। ये सचिवालय में बैठे उन आईएएस अधिकारियों के दिमाग की उपज हो सकती है जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जमीन लेकर अपने लोगों को बसाना चाहते हैं, और जब वो वहां जमीन ले लेगा, कुछ सालों बाद उस जमीन के आधार पर यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर वो पिथौरागढ़ भी जमीन ले सकता है, उत्तरकाशी भी जमीन ले सकता है, चमोली भी जमीन ले सकता है। ये साजिश उस भू कानून के पीछे है, ये साजिश उन 2 जिलों को छोड़ने के पीछे है। तो क्या इन सारी चीजों को आप कल गिनवाना चाह रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, जिन चीजों में खामियां ही खामियां हैं? मुख्यमंत्री जी कल गिनाएंगे कि हमने सरकारी नौकरियों में इतने हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। अरे मान्यवर, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, आज तक उन लोगों की, कई लोगों की तैनाती नहीं हो पाई है। आपने नियुक्ति पत्र के नाम पर, जिससे सरकार का प्रचार प्रसार हो सके, वो पॉम्पलेट पकड़ाइए और फोटो खिंचवा के सभा खत्म कर दी और घर भेज दिए। आज वो लोग ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। क्या तुम कल इस बात को गिनाना चाहते हो? आप लोगों ने कहा कि हमने इतने हजारों युवाओं को रोजगार दिया। आपने कहा कि हमने एलटी में 1500 कुछ लोगों को रोजगार दिया। तो एलटी में केवल 1300 कुछ लोगों का रिजल्ट क्यों जारी हुआ? क्या आंकड़ों के खेल के आधार पर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाहते हो? आपने कहा कि हमने पटवारी में इतने आंकड़ा दिया कि इतने लोगों को रोजगार दिया, पर आपने उससे कम आंकड़े में रिजल्ट क्यों निकाला? यह आंकड़ों का खेल भी बड़ा निराला है। पद कुछ जिन पदों को जिन संख्याओं में निकाला जाता है, परिपाटी यह कर दी है कि उतने पदों पर रिजल्ट ही घोषित नहीं किया जाता है, और सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है कि यह हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया है। यह आंकड़ों का बड़ा निराला खेल चल रहा है। युवाओं को इस पर नजर बनाए रखनी है। आप कल ये गिनाओगे कि हमने इस उत्तराखंड के लिए, इस पहाड़ के लिए इतना कुछ कर दिया है। जब राज्य बनने के बाद ये शासनादेश हुआ था कि पर्वतीय मूल के जो लोग होंगे, उसमें जिले भी डिफाइन किए गए हैं। उसमें देहरादून के भी कुछ हिस्से डिफाइन किए गए हैं, जैसे चक्राता, कालसी, मसूरी, इस प्रकार के जो क्षेत्र है। उसके बाद नैनीताल के भी कुछ वो और पूरे पहाड़ को तो किया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर भर्ती, शारीरिक जो परीक्षा होती है, वो पुलिस के लिए हो, वो कुछ और हो, पर्वतीय मूल के लोगों को छूट दी जाएगी। अब किन्हीं युवाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत गलती से उस पर्वतीय के सर्टिफिकेट के लिए नो हो गया कि हमारे पास नहीं है, या वो है, गलती से अगर हो गया, तो तुम उन युवाओं को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ऐसी परिपाटी बना दी है, और युवा वहां पर प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं अल्मोड़ा जनपद से हूं, मेरे पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है, मुझे लंबाई में छूट दी जाए, और वो कहता तुमने टिक नहीं किया है। ये हमारी पहचान को भी खत्म करना चाहते हैं। क्या इन उपलब्धियों को तुम कल परेड ग्राउंड से गिनाना चाहते हो? जब तुमने 2012 का चुनाव लड़ा, तो मैंने जब इनके डिटेल निकाली तो इन्होंने 45 लाख रुपए अपनी एसेस्ट इनकम दिखाई थी।
कुल संपत्ति इन्होंने 45 लाख दिखाई थी। जब इन्होंने 17 में चुनाव लड़ा तो वो बढ़कर 49 लाख हो गई, और 17 से 22 के कार्यकाल में इन्हें 2 से 3 महीने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करने को मिले। और जब 22 में आप फिर खटीमा में चुनाव लड़ते हैं तो 49 लाख से सीधे 2 करोड़ हो जाती है। और जब चुनाव हारने के बाद, जब 1 या 1.5 महीने बाद जब चंपावत से चुनाव लड़ते हैं तो वो संपत्ति सीधे 4 करोड़ हो जाती है। ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये अटैचियों का खेल तो नहीं जो विभागों से 10%, 15%, 20% के नाम पर लिया जा रहा है? और इसमें केवल मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, इनके विभागीय मंत्रियों का ये हाल है। गणेश जोशी पर जिस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं, विजिलेंस के पास सारी रिपोर्ट दे दी है। अब सरकार हाथ, और विजिलेंस ने यह बोला कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर कार्रवाई करने के हमें निर्देश दे, तो वो उस बात को कैबिनेट में नहीं लाना चाहते। यह स्थिति हो रही है, यह इस प्रदेश का हाल है। इसलिए हम लोग अगर वास्तविक रूप में इस प्रदेश के हितैषी हैं तो वो कोई संगठन का नेता हो, वो कोई क्षेत्रीय दल का नेता हो, उन लोगों को एकजुट और एकमुठ होकर एक मंच पर आना पड़ेगा। आप कहेंगे कि यूकेडी में चले जाओ, हम चले जाएंगे, परंतु हमने राष्ट्र रीजनल पार्टी वाले से बात की कि आप आओगे? उन्होंने कहा हम यूकेडी में तो नहीं आएंगे। हमने पार्टी पार्टी वाले से बात की, उन्होंने कहा हम इसमें तो नहीं आएंगे। हमने समानता पार्टी वालों से बात की, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। हमने हिमालय क्रांति पार्टी से बात की, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। हमने यूकेडी वालों को कहा कि ऐसा करते हैं, कोई इनमें से नई जो बनी है इनमें से ले लेते हैं, वो कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे जब नहीं जाएंगे तो कुछ नया सोचना तो पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। और वो सारे दल बैठे, जब इसके बाद जो अगले कार्यक्रम होने हैं जिसमें हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे, यूकेडी के पास भी प्रस्ताव लेकर जाएंगे, समानता पार्टी के पास भी जाएंगे, पार्टी पार्टी के पास भी जाएंगे, हिमालयन पार्टी के पास भी जाएंगे, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के पास भी जाएंगे, और भी जो तमाम दल है उन सबके पास जाएंगे। अगर वो राज्य हितैषी होंगे तो मिलकर और आपस में चिंतन मंथन कर कर वो जरूर समाधान निकालेंगे, मुझे ऐसी आशा है। बिल्कुल हमें ऐसी आशा है कि ये चीज होनी है, ये चीज होनी है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर 27 में क्षेत्रीय शक्ति को आने से, क्षेत्रीय विकल्प आने से, स्थानीय सरकार आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती अगर ऐसा हुआ। क्योंकि संकल्प अगर विकल्प का लिया है तो निश्चित तौर पर विकल्प तो देना पड़ेगा। मैंने अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो दूसरी बार अपने भविष्य को दांव पर लगाया है। हम भी ग्रामीण परिवेश से निकले हुए व्यक्ति है और इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव के बगल में की है। उसके बाद जब देहरादून गए तो एक उद्देश्य था कि एक पढ़ लिख कर एक नौकरी लें और अपने परिवार को मजबूत करें, उनके पालन पोषण के लिए हम भागीदार बने। दूर दूर तक कभी हमारा ऐसा विजन या ऐसी सोच नहीं रही थी कि हम भी कभी राजनीति में जाएंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूं, राजनीति में जाने का कारण ना जाने ये कैसा संजोग बना, या तो ये ईश्वर शक्तियां, दैवीय शक्तियां जो उत्तराखंड में है या वो करवा रही है। इस बात को मैं हमेशा मानता हूं और इस बात को मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं तो इंटर के बाद 3 साल ग्रेजुएशन मेरा डीएवी से हुआ। अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर राजनीति में जाना होता तो मैं डीएवी जैसे महाविद्यालय से उसकी शुरुआत करता। पर हमने कभी वहां पर राजनीति की शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं था। पर जब हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात हुआ, हमें जब पता लगा कि हम रात दिन लाइब्रेरी और कोचिंग में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कोई और ले जा रहा है, जब हमें इस बात का आभास हुआ तो हम लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर एक संकल्प लिया था कि भले ही आज मैं इस आंदोलन में कूदता हूं या इस लड़ाई में कूदता हूं,
उससे मुझे पता था कि अगर मैं कूदूंगा तो पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो केवल मैं अपने भविष्य को खराब करूंगा, पर उन लाखों युवाओं का भविष्य बच जाएगा जिनके लिए हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। हम लोग जब कूदे तो हमारी किताब तो बहुत दूर छूट गई, क्योंकि कोई मौका नहीं मिला पढ़ाई करने का, पर निश्चित तौर पर जब वो लड़ाई कई साल तक लड़ी गई तो अंततः उस लड़ाई को जीता और 100 लोग जेल भी गए। आज परीक्षाएं काफी हद तक पारदर्शी रूप से भी हो रही है और वो नकल रोधी कानून भी आया। केवल बॉबी पवार का भविष्य या कुछ और युवाओं का जो लगातार संघर्ष जिन्होंने किया उनका भविष्य दांव पर लगा, पर पीछे वाले युवाओं का भविष्य सुधर गया, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर गया। आज दूसरी बार भी ये भविष्य दांव पर लगाया है। आज अगर अपना भविष्य बनाना होता तो काफी ऑफर है, राष्ट्रीय दलों से भी ऑफर है, और ऐसा नहीं है कि एक सीट से ऑफर है। वो कह रहे हैं आप आइए, सीट चूज करिए। पर अगर अपना भविष्य देखना होता तो मेरी गृह सीट जो है वो भाजपा आज तक 75 सालों में नहीं जीत पाई। वो भी चाहते हैं कि आइए और यहां से लड़े और जीते, पर आज प्रदेश की चिंता है और हमने वो दर्द झेला है, हमने वो सारी चीजें झेली है, तो इसलिए आज दूसरी बार भविष्य दांव पर लगाकर कह रहे हैं कि हम ये विकल्प देंगे और विकल्प के लिए प्रयास करेंगे। हम कल विधायक बने ना बने, हम कल सांसद बने ना बने, पर आने वाले जो बनेंगे वो हमारे उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड हितैषी हो, और इस क्षेत्रीय सोच के साथ वो लोग आगे बढ़े, क्योंकि इस स्टेट का भला अगर कोई कर सकता है तो क्षेत्रीय ताकत और वो भी राजनीतिक रूप से जो ताकत आएगी वही कर सकती है। नहीं तो राष्ट्रीय दलों ने दिल्ली के रिमोट से चलना है और वहीं से तय होना है किसको अध्यक्ष बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको टिकट जाना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक भाई ने बताया कि उनकी माताजी यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और वो बड़ी चीजों को पहचानते हैं कि किस प्रकार से एक समर्पित भाव के जो कार्यकर्ता हैं उनका शोषण होता है। ये सच्चाई है। ये ऐसी पार्टियां हैं कि यहां पर जब कार्यकर्ता ज्वाइन करने की बात होती है, जब कार्यकर्ता बनाने की बात होती है, तो एक दिन गुलदस्ता देकर बड़े मान सम्मान के साथ ले जाया जाता है, और उसके बाद जब वो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उस पार्टी के लिए काम करता है, जब उसके हिस्सेदारी की बात आती है, अधिकार की बात आती है, जब उसके टिकट की बात आती है, तो वहां पर बोला जाता है कि तुम 2 करोड़ दे पाओगे, तुम 4 करोड़ दे पाओगे, तब जाकर टिकट मिलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब तक इस उत्तराखंड के भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा ना हो जो यहाँ के हालातों को पहचानती हो, जो अच्छी तरीके से इस उत्तराखंड को पहचानते हो या इसके दर्द को जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई बदलाव आ सकता है। और अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। वो बदलाव कैसा आएगा, वो सब युवा ही तख्ता पलट कर सकता है। युवाओं के साथ जैसे पीछे आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि मैं फेसबुक पे ही आपको देखता था, मेरे गुरुजी जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं जनवरी में, और मैं आज तक आपको मिला नहीं, मैं जानता भी नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि फेसबुक के माध्यम से हम देखते थे और विचारों को जब जाना तो आप यहाँ पहुंचे। इन युवाओं के पीछे यदि ऐसे थिंक टैंक अगर लगेंगे और वो दिशा निर्देश देंगे कि युवाओं इस लाइन पर काम करना है, इन मुद्दों पर काम करना है, यहां पर काम करना है, और मातृशक्ति मैं सुन रहा था, वास्तव में आपके अंदर जो एक वक्ता रूपी जो आपके अंदर जो काबिलियत है, तो वास्तव में, और मुझे लगता है कि जिस रूप में आपने यहां से अपना संबोधन दिया, तो आप जब जिले में, जब जिला पंचायत की जब वो मीटिंग हुआ करती है या जो भी, तो आप निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को इसी तरह रखती होंगी, और ऐसे मातृशक्ति का अगर सहयोग मिले तो इस चीज को, इस ताकत को आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस सौर जवानी चलती है उस सौर जमाना चलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस सौर जवानी चलती है उस सौर जमाने को चलना पड़ता है, और युवाओं के कंधों पर इस प्रदेश और इस देश की जिम्मेदारी है। अगर वो ईमानदारी के साथ इस चीज को निभाएंगे तो निश्चित तौर पर एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार सत्ता जो इस उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहती है,
वो अपने बीच में आप कुछ ही सालों में पाओगे। भले ही मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, भले ही चुनौतियां बहुत ज्यादा आएंगी, परंतु अगर कर लिया तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को उस सड़क पर संघर्ष करते हुए नहीं देखेंगे जिन सड़कों पर संघर्ष आज हम रोजगार के लिए कर रहे हैं, जिन सड़कों पर हम आज संघर्ष कर रहे हैं कि इन्होंने इस प्रदेश को बिहार जैसा बना दिया है। सांकेतिक रूप से ही तमाम प्रदेशों के अंदर अन्य प्रदेश का भी जो मैं कहूंगा स्थापना दिवस होता है, सांकेतिक रूप से राज्यपाल भवन के अंदर मनाया जाता है। उसमें भी कोई भीड़ भाड़ नहीं की जाती है, केवल एक सांकेतिक रूप से किया जाता है। और अगर 9-9 दिन बिहार दिवस अगर उत्तराखंड में मनाया जा रहा है तो वो साजिश को भी समझना पड़ेगा। यह सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक के जितने छोटे छोटे कस्बे, जितने छोटे छोटे मार्केट थे, उन पर पीले पंजे से, उन पर जेसीबीओं से कई ढाबे तोड़े, कई होटल तोड़े, कई मकान तोड़े। पर जो देहरादून बसाए गए लोग हैं, जिनके लिए आज 9-9 दिन तक स्थापना दिवस, बिहार दिवस मनाएंगे, उनके लिए विधानसभा के अंदर अध्यादेश लाया गया कि इनको मकान दिए जाएं, इनको मकान बनाए जाएं। तो क्या कसूर हमारे ही लोगों का था, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने यह राज्य लिया? मैं एक आंकड़ा देख रहा था, कोई यूट्यूबर था, उसने जब आंकड़ा दिया कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में कम से कम 20 लाख की जनसंख्या वृद्धि हुई है कुछ सालों में, 4 या 5 सालों में। देहरादून में 15 से 20 लाख की वृद्धि हुई है, उधम सिंह नगर में भी इसी प्रकार से हुई है। तो आप ये दिखाइए कि ये लोग आए कहां से? आए तो ठीक है, अगर काम के लिए आए तो आए, अगर कुछ और चीज के लिए आए, परंतु ऐसा क्या तालमेल है कि इस राज्य में चुनाव होते हैं, जब रिपोर्ट आती है कि इतने वोट कहां से बढ़ गए, तो वही लोग हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब मास्टर जी का चुनाव था, बिहार से ट्रेनें भर भर कर आई जिन्होंने वोट दिया। और ऋषिकेश के अंदर हमारे लोग, वो चाहे टिहरी विस्थापित हो या 50-50, 60-60 वर्षों से रह रहे हो, जो वहां के मालिक हैं, जो खुद जिनके बड़े बड़े मकान हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम काटेगी। तो आप ये बताइए कि ये इस प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। और हमने सुबह देखा, जब मास्टर जी ने बताया या मोहित भाई और ने बताया कि जब 5 बजे लाइन लगना शुरू हो गई थी और 5 बजे वोटिंग के लाइन में वो लुंगी पहनकर और कोलगेट ब्रश वहीं लाइन में कर रहे हैं। रातों रात ट्रेनें भरकर आई। और 9 दिन का इसीलिए कहा जा रहा, वो सच कहा कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। अभी निकाय में यहां भाजपा को जिताया है, इस वोट के बाद अगर वहां जाएंगे तो वहां पर भी भाजपा को जिताने के काम करेंगे। फिर दूसरे स्टेट में कहीं होगा, क्योंकि अभी जब पिछले चुनाव हुए कुछ राज्यों में, इन राज्यों के 5 राज्यों के एक साथ चुनाव हुआ करते थे। इन्होंने बिहार को इसलिए अलग किया कि बिहार को भी जीतना है। अगर 5 राज्यों के साथ कराएंगे तो हमारा व्यक्ति कहां कहां वोट देगा। अब उन लोगों ने वहां वोट दिया तो अब बिहार में ले जाएंगे। यह स्थिति इनकी है। केवल राजनीति, केवल वोट बैंक की राजनीति, यह स्थिति इनकी है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग समझदार हैं और आज का पढ़ा लिखा युवा तो इस बात को समझ रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि मेरी माताजी भाजपा में जिलाध्यक्ष हैं, पर मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मैं बार बार उस चीज को कहता हूं जहां पर गलत है, और जहां पर सही है वहां उसको सही भी ठहराता हूं। ये आपने कहा। हमारे जो मेरा टिहरी लोकसभा क्षेत्र था, और मुझे आज यहां भी वही फीलिंग आ रही है, कल बागेश्वर में वही फीलिंग आई, क्योंकि आप लोग हमेशा जब हम आते हैं तो इस प्रकार का स्वागत रहता है जैसे मेरा अपने क्षेत्र में होता है। तो उस 14 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस के मात्र 2 विधायक हैं, एक चकराता, एक प्रतापनगर, बाकी भाजपा की सीटें हैं। उत्तरकाशी पूरे जनपद में 3 विधायक भाजपा के हैं, और वहां पर भी यही स्थिति हुई। उनके माँ बाप भाजपा में थे, युवाओं ने नहीं माना। युवाओं ने कहा हम अपने मनपसंद युवा को, अपने मनपसंद नेता को वोट देंगे, और यही स्थिति हुई। उत्तरकाशी जहां 3 विधायक भाजपा के हैं, वहां की जनता जागी और पूरे प्रदेश को मैसेज दिया
जहां हम पूरे जनपद से 17,500 वोट आगे रहे। सुरोला जैसी जगह में जहां कांग्रेस और भाजपा को उतने वोट नहीं पड़े जितने हमें अकेले पड़े। यमुनोत्री जैसी जगह में जहां भाजपा कांग्रेस को मिलाकर उतने वोट नहीं पड़े जहां हमको अकेले पड़े। चक्राता मेरा गृह सीट है, जो मेरी गृह सीट है, वहां पर कांग्रेस भाजपा को उतने नहीं पड़े जिनसे ज्यादा हमको पड़े। तो ये जनता ने आईना दिखाने का काम किया है कि हमारे नेता अगर काम नहीं करेंगे, वो अगर मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे तो हम नहीं देंगे, वो राहुल के नाम पर वोट मांगेंगे हम नहीं देंगे। ये जनता ने दिखाया है। तो इन्हीं कोशिशों के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और अभी इस बात को छोड़ दीजिए कौन यूकेडी में है, कौन समानता पार्टी में है, कौन हिमालयन पार्टी में है। सबके साथ बैठकों का दौर जब शुरू होगा तो पता लगेगा कि राज्य के असली हितैषी कौन है। वो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये शुरुआत बहुत पहले कई क्षेत्रीय संगठनों को कर देनी चाहिए थी, परंतु मुझे लगता है कि अगर शुरुआत अब हुई है, देर सबेर जब भी हुई है पर हुई है, हम सबका मान सम्मान करते हैं। और एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के रूप में वो चाहे कोई दल अभी है उनके साथ जाने की बात हो या सब लोग ये कहेंगे कि नए दल बनाने की बात हो, जो भी हो पर नया विकल्प देना पड़ेगा, तब जाकर हम इस प्रदेश को बचा सकते हैं। तो आप सब युवा साथी इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे पर जुड़ सकते हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है वो भी इस बैनर के नीचे जुड़ सकता है, इस मोर्चे में जुड़ सकता है। क्योंकि कल के दिन अगर कोई फ्रंट बनेगा जिसे राजनीति करनी होगी या जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होगा, जो प्रतिनिधित्व करना चाहेगा, वो भले ही उस फ्रंट में जाएं, पर जो लोग चुनावी रण में नहीं जाना चाहेगा वो इस फ्रंट के नीचे आजीवन काम करेगा। और इस उत्तराखंड के लिए कल के दिन वही फ्रंट अगर सत्ता में अगर वो गलत करेगा तो इस मंच के माध्यम से आवाज उठेगी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए कहता हूं कि बिना राजनीति के लोग भी इस मंच से जुड़ें और जो अच्छे विचार रखते हैं वो इस मंच से जुड़कर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। तो समय बहुत ले लिया है और समय भी बहुत हो गया। आज पिथौरागढ़ जाना है, बहुत दूर का सफर है। आप सब इतने संख्या में आए और खासकर युवा साथी भी आए, बड़े बुजुर्ग हमारे आए और मातृशक्ति आई, इतने देर तक आप बैठी रही। आप सबको पुनः एक बार प्रणाम और आप सबका धन्यवाद। एक बार मेरे श्रीमान जी का आभार व्यक्त करें, वो आपकी वीडियो बहुत देखते थे। मेरे हस्बैंड आए वो बार बार देखो। अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हमने चुनाव लड़ा, 2.25 लाख लोगों ने वोट दिए। कई ऐसे समर्थक हैं जो हमें दिल से चाहते हैं पर आज तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग मिल जाते हैं पर कुछ इतने सीधे गांव के लोग जो आज भी गांव में रहकर काम, वो उन लोगों के अंदर दर्द है, उन लोगों के अंदर हमारे लिए प्यार है, पर उन लोगों से नहीं मिल पाए। और अभी जब शुरुआत करिए तो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा जाएगा। वो 2.25 लाख तो केवल 14 विधानसभाओं के लोग थे। उत्तराखंड के कोने कोने के लोग हैं जिनकी लाखों में तादाद है। तो हम उन्हीं लोगों को एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं। और अगर वो लोग एक मंच पर आ गए तो मैं समझता हूं जरूर इस प्रदेश का भला होगा, जरूर इस प्रदेश को एक नई दिशा और दशा हम दे पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सबका और बहुत बहुत आभार हमारे जो भी इसके संयोजक थे सब लोग, विश्व जी वगैरह। तो धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।